जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साकिस। स्वागत है आप सभी का अपना वाईफाई जीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी जो है इस यहाँ पर फिज़िक्स के नोट्स की बारंबार सीरीज़ चली आ रही है। दोस्तों, ये नोट सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंतिम में मैंने ये बताया था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो जी का मान होता है, चंद्रमा के जी के 1/6 होता है। ये बताया था ना, मतलब ऐसा बताए थे कि अगर पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी वस्तु का वेट द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो वह वस्तु का चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, मतलब इंटू 1/6 हो जाएगा। अगर ये 60 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 किलो। तो वही बात है। तो आज हम बात करेंगे पलायन वेग। पिछले वीडियो में मैंने पलायन वेग के बारे में भी डिस्कस किए थे। तो उस वीडियो में हमने ये बताया था कि किसी वस्तु का वह वेग जिसके उस वेग से अगर किसी हम वस्तु को थ्रो करते हैं, किसी वस्तु को फेंकते हैं और वह वस्तु अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाती है तो हम उस वेग को पलायन वेग कहेंगे। तो वही बात है। तो आज की इस वीडियो में हम पलायन वेग से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पृथ्वी का पलायन वेग, ठीक है, किसका पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। ये बारंबार एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहाँ से बारंबार कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होगा वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगर आपको सौर मंडल से किसी वस्तु को बाहर करना है, ठीक है, और आप चाहते कि वह फिर पृथ्वी सौर मंडल पे वापस कभी ना आए, तो आपको सौर मंडल के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर करना होगा उस वस्तु को। तो उनके लिए ज़रूरी वेग है, न्यूनतम वेग है उनके लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए उनका वेग का रफ्तार। मतलब कि आप पलक झपकते हैं, आप ऊपर देखिए और वस्तु जो है वो 42 किलोमीटर गमन कर जानी चाहिए। वो होगा सौर मंडल के लिए। और बात करें अगर हम चंद्रमा की, मून की, तो उसके लिए होना चाहिए 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब आप वस्तु को गमन करवाएं, फेंके वस्तु को, ठीक है, और आप ऊपर देखते देखते अगर वह वस्तु 2.3 किलोमीटर दूरी गमन कर लेता है, दूरी तय कर लेता है, तो ऑब्वियस बात है कि वह चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर आ जाएगा, तो वो चंद्रमा के पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इस पॉइंट में हमने 3 चीज़ सीखा कि इस पॉइंट में हमने 3 चीज़ सीखा। पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सौर मंडल के लिए यही मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और चंद्रमा के लिए 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दाब का अयस्काय मात्रक न्यूटन मीटर। अयस्काय मात्रक न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन मीटर नहीं फ्रेंड्स, न्यूटन प्रति मीटर। जैसे कि आप मालूम है, जैसे कि ये हमारा एक क्षेत्रफल हो गया। अब दाब ये क्षेत्रफल हो गया और दाब हम किसी क्षेत्रफल पर लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल लगाएं, यहाँ पर क्षेत्रफल लगा रहे तो इसी को हम लोग दाब कहते हैं। दाब का ये होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगाए गए बल को दाब कहते हैं। क्या दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, हम लोग दाब कहते हैं। तो वही बात है कि फोर्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन बाय नीचे कौन है, तो क्षेत्रफल है, नीचे का मीटर होगा, मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स गलती हो गया। इसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं वायुमंडलीय बैरोमीटर का पारा जब
बैरोमीटर का पारा का जब अचानक बढ़ जाना सूचित होता है तो मौसम स्वच्छ रहेगा। मतलब कि अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, बैरोमीटर में उपस्थित जो सुई होता है, नापने का जो तरीका होता है, अगर वह ऊपर जा रहा है तो इनसे आप पता कर सकते हैं कि मौसम जो होगा, हमारे वातावरण वायुमंडल जो होगा उस क्षेत्र का स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा। कोई किसी प्रकार की आंधी बारिश या वर्षा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और वही अगर धीरे धीरे बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे आने लगता है तो आप इनसे पता लगा सकते हैं कि मौसम में कुछ काला है, मौसम में कुछ गलत होने की संभावना है। ठीक है, वही बात है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक बढ़ जाता है तो सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। आगे है, आपने दोस्तों कभी देखा होगा बारिश का बूंद गोलाकार आकृति का होता है, या फिर आपने कभी ब्रश दाढ़ी जब शेविंग किया होगा तो शेविंग करने वाला जो ब्रश रहता है, जब उनमें झाग रहता है, झाग से लिपटा हुआ रहता है, तो आप देखते होंगे कि सारा का सारा जो उनमें ब्रश का वो है, ठीक है, केस जिसको हम लोग ब्रश का वो एक एक इकाई जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे के सटे रहता है। जब आपस में वह एक दूसरे के सटे रहता है तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केशिकत्व, कैपिलरी कि तो फ्रेंड्स, कैपिलरी के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। केशिकत्व, कैपिलरी के कारण लालटेन हो या दिया हो या फिर गांव घर में जलने वाला केरोसिन ऑयल वाला दिया हो या किसी प्रकार के दिया हो जिसमें कि नीचे से तेल को बत्ती के द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, तो इस क्रिया में केशिकत्व की क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व का कारण ही होता है। ब्लॉटिंग पेपर पर जब स्याही को सुखाया जाता है तो वहाँ पर भी केशिकत्व की क्रिया ही घटना घटती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है दोस्तों? हमारे लोकल में एक आर्मी ज्वाइन किए थे, उन्होंने बताया है कि ये क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन था उनके पास में। अब वो कंफ्यूज कर गए कि ये कौन सी तरंगे हैं, तो उस आधार पर हमको ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए हम ये पॉइंट आप लोगों के सामने आ चुके हैं। लेते आए कि दोस्तों आपको ये पॉइंट ध्यान में रहे कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। जैसे आप फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड और लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 5130 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ध्वनि में, इस लोहे में आखिर ध्वनि का वेग कितना ज़्यादा होता है। अगर ऐसा बताएं कि बात कीजिए कि मतलब कि आपने कभी देखा होगा कि फिल्मों में देखा होगा कि दूर आ रही ट्रेनों के चलते भी आप कान में जब पटरी पर लगाते होंगे तो पता चलता होगा कि आवाज़ आ रही है, ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसका मात्र एक ही कारण है कि ध्वनि का जो वेग है वह लोहे के कारण 5 किलोमीटर अधिक ज़्यादा दूरी तय कर रही है, मतलब आगे तक दूरी तय कर रही है। इससे पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर याद करने वाला पॉइंट ये है कि हमारा ये है कि ध्वनि का जो वेग होगा वो हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड और जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड और लोहे में 5130
30 मीटर प्रति सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ध्वनि का वेग पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ध्वनि का वेग किस राशि पर, किस भौतिक राशि पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर दाब का ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी कोई भी बात या ऐसी भी कोई घटनाएं सामने नहीं आई है कि दाब बढ़ने पर ध्वनि का वेग घटेगा या फिर दाब घटाने पर ध्वनि का वेग घटेगा। ऐसी कोई भी किसी प्रकार की अब तक किसी के सामने घटना घटित नहीं हुई है। इसलिए इस बात को साइंस में मान्यता प्राप्त हो गई, मान्यता दी गई है कि ध्वनि का वेग पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनके लिए आपको चाहिए सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, सच्ची निष्ठा। आपको दोस्तों सब कुछ दुनिया को भुलाकर आपको अच्छी प्रिपरेशन करना होगा, तभी आप जाके कम समय में अच्छी तरह से सफलता पा सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि मैं ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हमें सफलता कब मिलेगी? जब मैं पूरी निष्ठा के साथ आपके प्रति मैं खुद को समर्पित कर दूंगा, तब हमें जाके सक्सेस मिलेगी। ठीक है, वही बात है, आपको अच्छी निष्ठा के साथ पढ़ना तो पड़ेगा, ये बात मन में ठान लीजिए। या फिर हम हैं या फिर आप हों। ठीक है, आपको एक बात बता दें कि हम जो आपके सामने बोल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हम आए लिख करके आए, मैं बोल चुका हूँ। मैं भी इसके लिए खुद को प्रिपेयर करके लाता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर सकूँ, अच्छे से आपको बता सकूँ। आप में किसी प्रकार की गलत भावना या फिर किसी प्रकार की गलत जानकारियाँ का प्रवाह ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट्स पर आते डायरेक्ट। ध्वनि के चाल, तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि के चाल, तरंगदैर्घ्य एवं आयाम का निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति भी नहीं बदलती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति भी बिल्कुल भी नहीं बदलती है। मतलब कि एक माध्यम में, जैसे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम का क्या कहना है कि अगर कोई ध्वनि है वो हवा में कुछ और गति से चल रहा है, वही ध्वनि फिर मतलब कि पानी में कुछ और मध्यम कुछ और वेग से गमन कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि क्या हवा में जो ध्वनि का वेग होगा उनकी आवृत्ति और जल में जो पानी ध्वनि का वेग होगा उनकी आवृत्ति क्या दोनों एक दूसरे के समान होगा? तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, समान बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंग को श्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जितना भी फ्रेंड्स मैंने जितना भी पॉइंट्स लिया है वो सारा का सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। ठीक है, तो सुन लीजिए ध्यान से एक बार फिर से कि 20 हर्ट्ज से जो नीचे वाला ध्वनि तरंग होगा उसको हम लोग अवश्रव्य ध्वनि तरंग कहेंगे, और 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज के बीच जो ध्वनि तरंग होगा, इस तरह के आवृत्ति वाले जो ध्वनि तरंग होंगे उसके हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य। 20 हर्ट्ज आप एक बार फिर से ऊपर से देख लीजिए, 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा उसको हम लोग अवश्रव्य। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो रहेगा उसको हम लोग श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर के तरंग रहेगा उसको हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं या कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव का कान या फिर मनुष्य या फिर व्यक्ति सुन सकता है, लिसन कर सकता है। ठीक है, अगर 20,000 हर्ट्ज से कम के ध्वनि रहेगा, 20 हर्ट्ज से अगर कम का ध्वनि रहेगा तो मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा तो मनुष्य नहीं सुन सकता है। लेकिन 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच का अगर किसी भी ध्वनि है तो वह मनुष्य का कान आसानी पूर्वक उसको सुन सकता है। आगे बढ़ते हैं। कुत्ता, बिल्ली व चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकता है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकता है। ठीक है, अब देखिए, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जी साफ करने में किया जाता है। अब आपको बता दें कि अभी जस्ट आपने ऊपर देखा कि पराश्रव्य तरंग जो था है वो जो है वो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से क्या है, नीचे है ना, 20,000 हर्ट्ज से नीचे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, 20,000 हर्ट्ज से नीचे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई, मैं इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो तरंग होगा उसके हम लोग पराश्रव्य तरंग कहेंगे। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जी साफ करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। प्रतिध्वनि मतलब इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने कभी किसी हॉल में ज़रूर गए होंगे और वहाँ पर जब आप कुछ देखोगे कि आवाज़ गूंजता है, तो चूँकि हॉल बहुत बड़ा रहता है और जो है हॉल बहुत बड़ा रहने के कारण चारों तरफ से क्या होता है, फ्री रहता है, जगह चारों तरफ से फ्री रहता है। और अब आप अंदाज़ा लगाइएगा तो चारों तरफ से 17 मीटर दूरी आराम से पूर्ण जाएगा या हो जाएगा। इसी के कारण वहाँ आवाज़ प्रतिध्वनि आपको सुनने मिलता है। जैसे कि बच्चे के समय में हम लोग कहते थे हेलो, तो उधर से दूसरा भी बोलता था हेलो, तो मन में लगता था कोई वहाँ है, लेकिन ऐसा किसी प्रकार का घटना नहीं होता था। वहाँ की हमें अब समझ में आता है कि वहाँ से हमें उस समय प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है, लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। दोस्तों लोलक जैसे कि ये हो गया, तो लोलक का द्रव्यमान मतलब ऐसा बात नहीं है कि अगर लोलक का द्रव्यमान हाई रहेगा तो आवर्तकाल भी इसका हाई रहेगा। लोलक का जो लोलक का जो आवर्तकाल रहेगा फ्रेंड्स, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। मतलब जिस लोलक का लंबाई जितना अधिक होगा उसका आवर्तकाल भी उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान से इसको किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट देखिए, कान। देखिए नेक्स्ट है कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक ही रहता है, और वह इसी क्षण भर के समय में हम बहुत सारे लोगों के जो अच्छा बुरा जो भी जिसने बोला, हम इसी समय में 1/10 सेकेंड में ही हम उनकी ध्वनियों को सुन लेते हैं। मात्र 1/10 मतलब 1/10 मतलब 10 पल्स का समय लगता है हमको। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे छोटी इकाई हम लोग सेकेंड को मानते हैं, उसके बाद होता है क्या मिनट, उसके बाद घंटा होता है, लेकिन सेकेंड से भी छोटा होता है पल्स। ठीक है, और 100 पल्स के बराबर 1 सेकेंड होता है। कितना होता है? 100 पल्स के बराबर 1 सेकेंड होता है।
ठीक है, 100 पल्स के बराबर 1 सेकेंड होता है, ठीक है ना, वही बात है। तो A1/10 सेकेंड लगता है हम लोगों को किसी भी ध्वनि सुनने में अपने कानों से। आगे वह ध्वनि का अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा में रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। फ्रेंड्स, आप एक प्रैक्टिकल कीजिएगा कि दिन में चिल्लाइएगा, दिन में किसी को आवाज़ दीजिएगा और फिर उतने ही ज़ोर से उतने ही आवाज़ में आप रात को आवाज़ किन्हीं को दीजिएगा, तो आप ये पाइएगा कि दिन में जो है श्रोता को थोड़ा सुनने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वही जब रात के समय में हम ये बात की घटना करेंगे तो श्रोता जो है वह आसानी पूर्वक आपकी आवाज़ों को सुन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मात्र एक ही कारण है कि ध्वनि का अपवर्तन जो होता है दिन में कम होता है और रात में अधिक होता है, और एक कारण ये भी है कि दिन में शोरगुल थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि रात में शोरगुल हल्ला बाहरी इन्वायरमेंटल नॉइज़ जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर होता है इन्वायरमेंटल नॉइज़ रात में। इसी कारण रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हमारी क्या है? पारसेक। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को प्रकाश वर्ष मान रहे होंगे, ठीक है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। आगे बढ़ते हैं। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। फ्रेंड्स, फिर से देखिएगा, अगर किसी वस्तु का P अगर दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाएगी। P बोल रहा है हम सवा शेर, तो गतिज ऊर्जा बोल रहा है हम सवा शेर। ये P अगर शेर हो जाता है कहीं तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा सवा शेर हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु का संवेग अगर दुगुना कर दिया जाए तो उनका गतिज ऊर्जा डायरेक्ट 4 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। भू स्थिर मतलब जो जमीन पर स्थित, मतलब जो एक जगह स्थिर उपग्रह है वो पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज राउंड मारता है। आगे बढ़ते हैं। यही बात है, बैरोमीटर वाला फिर से आ गया फ्रेंड्स। तो बैरोमीटर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमने पहले पॉइंट्स में शुरू में ही बताया था कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है, ठीक है, तो आंधी तथा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना बनी रहती है। और हमने ऊपर वाले टॉप पॉइंट्स में क्या देखा था कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक से ऊपर जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो मतलब मौसम क्या होगा, वो साफ़ होगा, है ना, मौसम क्या होगा हमारा साफ़ होगा। लेकिन इस पॉइंट में क्लियर हो गया कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक से नीचे गिरता है तो इसका मतलब ये है कि मौसम में कुछ जल्द ही बदलाव होने वाली है। मतलब अचानक से गिर गया मतलब आंधी तूफान आने की संभावना है। और अगर धीरे धीरे पाठ्यांक नीचे गिर रहा है तो इस बात से ये क्लियर हो गया कि वर्षा तो आनी ही आनी है। अगर अचानक से गिर गया तो क्या होगा, आंधी तूफान आएगी, और धीरे धीरे गिर रहा है तो क्या होगा, वर्षा आएगी, वर्षा होगी। आगे बढ़ते हैं। आपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। यहाँ पे हाइग्रो और हाइड्रो दो अलग अलग मतलब यंत्र है किसी भौतिक राशि के मतलब मापने के लिए। तो यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, जबकि अगर बात करें हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोलक की लंबाई बढ़ने पर इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। हमने पिछले पॉइंट्स में
आपको ये बात क्लियर किया कि अगर कोई लोलक है, इनकी अगर लंबाई जितनी अधिक होगी, उनका आवर्तकाल यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब इसका आवर्तकाल उतना ही अधिक होगा। लोलक की लंबाई बढ़ने पर इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, मतलब वो ज़्यादा समय तक क्या होगा, हिलते रहेगा। ठीक है, उसका आगे बढ़ते हैं। पारा जो होता है, पारा जिसको हम लोग, जिसका सांकेतिक Hg होता है, इसका अयस्क का नाम Hgs होता है ना, Hgs। दोस्तों पारा का जो होता है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। अब देखिए, ठोसों में ऊष्मा का संचालन विधि के द्वारा ही होता है। ही मतलब फिक्स है कि ठोस में ऊष्मा का, ठोस में गर्मी का चलन हो रहा है, तो यहाँ पर संचारण विधि ही होगा। ये बात हमारी फिक्स है। आगे बढ़ते हैं। आगे है गैसों। तथा द्रवों में ऊष्मा का संचारण संवहन विधि के द्वारा होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। अब देखिए, सोनोमीटर जो है वो एक स्वर मापी, मतलब स्वर को मापने वाला यंत्र है। सोनोमीटर एक स्वर मापी यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रेंड्स जल का घनत्व सबसे अधिक हो जाता है तथा इसका आयतन सबसे कम हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जल का आयतन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, तो इसमें भी होगा क्या, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। आगे है आसमान। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। आसमान में आप ध्यान से देखे होंगे, जिस दिन आसमान में बादल छाया रहता है उस दिन ज़्यादा गर्मी वातावरण में महसूस पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा वायुमंडल गर्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायुमंडल तथा प्रकाश में निर्वात में। वायुमंडल और निर्वात में, वायुमंडल मतलब जहाँ वायु हो उसको वायुमंडल कहेंगे, और निर्वात जहाँ कुछ भी ना हो, ना एयर हो, ना ध्वनि हो, ना कुछ भी हो। वायुमंडल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना? वायुमंडल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे है बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऐसे समझिए तो बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है, और जबकि लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए ट्रेन में या किसी भी लाइट बत्ती वाहनों में लाइट बत्ती के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि उनको दूर से भी उनको लोग एकदम पारदर्शिता के साथ देख सके, स्वच्छ एकदम साफ देख सके। यही बात है कि मतलब कि बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक लाइट में भी लाल रंग का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये पॉइंट्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आकाश का रंग जो होगा वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। जब पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, आप ये दोनों पॉइंट्स को फिर से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो, एक दर्पण ये है हमारा समतल दर्पण और एक दर्पण हमारा समतल दर्पण ये है। अगर यहाँ पर एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो, और बीच में अगर कोई वस्तु है तो दोनों के बीच बना प्रतिबिंब अनंत होगा, इन्फिनिट होगा। ठीक है, अनंत प्रतिबिंब दोनों का इतना प्रतिबिंब बनेगा जिनको हम लोग गिन बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्च लाइट, रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण, मतलब जो सैलून में जो दर्पण रहता है वो उसे हम लोग हजामती दर्पण कहते हैं, के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण जो होगा वो उसका क्षेत्र क्या होगा, ये वाला पार्ट होता है अवतल दर्पण, उसमें प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। प्रकाश के अंतर्गत दोस्तों आप क्लास 10th में लेसन नंबर 2 तो जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे भारतीय वन या फिर एनसीईआरटी में बताया गया अच्छे से कि अगर ये कोई मतलब कि ये कोई वस्तु है तो यहाँ पर एक बाल्टी रखा हुआ है। अगर ये वस्तु यहाँ तक एयर है तो यहाँ पे अपने पथ से थोड़ा टेढ़ी दिखाई पड़ती है, मतलब ये ऐसे ना जा कर के ऐसे हो जाती है, मतलब थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो इसका एक ही कारण है, वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते या फिर पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। इसका एक ही कारण है कि माध्यम पर चेंज होते रहता है, माध्यम का चेंज होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट नोट्स है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे डायमंड में फ्रेंड्स क्या होता है, हीरा में जो आप जो उतनी चमक देख रहे हैं उनकी जो कटिंग होती है, उनकी जो उसके अंदर जो बना कोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और इन्हीं के कारण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब इधर से लाइट, यहाँ से लाइट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से मतलब इधर से उधर गमन, मतलब डायरेक्शनल, मतलब किसी भी डायरेक्शन में नहीं करती है गमन, इधर से उधर करते रहती है। इसी के कारण आंतरिक परावर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन के कारण होते रहता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर बनवाना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप हमें कमेंट में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।